लोग काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, बाद में सब्जेक्टिव्स में भी आपको काम आएंगे। ठीक है, तो चलेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से, और लास्ट ईयर आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तब कैसे बनाएंगे, और यही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आ जाएगा तब कैसे बनाएंगे, तो आसानी से समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया है तो अब इतना को कैलकुलेट तो नहीं करेंगे ना। तब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रेट पूछ रहा है, ठीक है, और यहाँ मैचिंग करना है, आपका रेट पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैचिंग करना। चलिए, तभी क्या है कि यहाँ से यहाँ देखिए रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है नहीं, तो यहाँ से रेट भी इंक्रीज, मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है नहीं, तो यहाँ से रेट भी इंक्रीज नहीं कर रहा है। चलिए, पता नहीं चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ से बी का देखें तो यहाँ से ये डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, लेकिन रेट में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रेट जो है ना अनचेंज्ड है। क्या है? अनचेंज। तो ये कब होगा? जब आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। मतलब जो बी है, बी के रिस्पेक्ट में क्या है आपका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन अब ये है, ये है, मतलब दो ऑप्शन तो आपका कट गया। अब हमको दो ही ऑप्शन पे वर्क करना है। ठीक है, अब देख लीजिए, यहां से इसको अगर देखेंगे तो यहां से इसका क्या हो रहा है? रेट बढ़ रहा है, और कितना हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। यहां से अगर देखें कंसंट्रेशन, रेट नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है 2 टाइम्स हो रहा है। अगर यहां से रेट देखें तो ये 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? सॉरी, 4 टाइम्स। कितना बढ़ जा रहा है? 4 टाइम्स। मतलब ये 2 गुना किए तो ये 4 गुना हो गया। ये कब होगा? फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तब। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो कंसंट्रेशन जो है ना आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, आपका क्या है? आपका रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये रेट है, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर जो है ना वो रेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं तो रेट क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, इसी चीज को हम लोग सब्जेक्टिव में अगर पूछ दे तब कैसे बनाएंगे, तो समझिएगा, यहां पे समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम लोग 3 इक्वेशन लिखेंगे। हमारा जो डेटा दिया हुआ है वहां से 3 इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो सबसे जो पहला इक्वेशन है आपका वो है R इक्वल टू के, ए का पावर अल्फा और बी का पावर क्या करेंगे? बीटा करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना। अब 3 इक्वेशन दिया हुआ है आपको, अब तीनों से लेके चलेंगे। तो आर इक्वल टू, आर मतलब आर कितना दिया हुआ है आपका? आर दिया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट, आर दिया हुआ है आपका, ये पहला 1.89 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के, और ए का कंसंट्रेशन कितना है उसके लिए? 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का पावर अल्फा, और बी का कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का पावर बीटा। ये हो गया इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन के लिए 1.89 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू के, यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का पावर अल्फा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का पावर क्या हो जाएगा? बीटा। यहाँ हो गया इक्वेशन 2। अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें तो आपका हो जाएगा 7.56 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के, आपका 6 इंटू 10 टू द पावर -2। 0.0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे पावर अल्फा, और आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का पावर बीटा। ये इक्वेशन हो गया 3। अब 3 इक्वेशन हो गया। अगर आपको अल्फा का वैल्यू पहले निकालना है तो बीटा वाला वो वैल्यू लेना होगा जो दोनों में कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। अगर आपको बीटा का वैल्यू पहले निकालना है तो अल्फा वाला वो लेना होगा जो दोनों में कंसंट्रेशन सेम है। मतलब अगर हमको बीटा का वैल्यू निकालना है, बीटा का वैल्यू निकालना है तो हमको ये दोनों इक्वेशन लेना होगा। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू क्या है? दोनों में सेम है, कंसंट्रेशन दोनों में सेम है। अगर हमको बीटा का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है? बीटा का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, सॉरी अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो फिर ये दोनों रिएक्शन लेना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे? अल्फा का निकालते हैं। फॉर अल्फा, अल्फा 4 अपॉन 7.56 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू के 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का पावर अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का पावर बीटा, अपॉन के 3 इंटू 10 टू द पावर -2, सॉरी 6 इंटू का पावर अल्फा, और यहाँ 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का पावर क्या हो जाएगा? बीटा। तो ये तो कट गया वैल्यू आपका, ये कट गया आपका, ये कट गया आपका, बचा क्या? तो 1.89 और 7.56 इज इक्वल टू कितना बचेगा? 3 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर -2 का पावर क्या हो जाएगा? अल्फा। तो यहाँ से आपको अगर कटे तो ये भी कट जाएगा, और ये कितना कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा, और ये अगर काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। मतलब
आपका जो वैल्यू आया 1/4 इज इक्वल टू 1/2 का पावर क्या हो जाएगा अल्फा। अब बेस क्या कर देना है, दोनों साइड सेम कर दीजिए। तो बेस अल्फा का हमको वैल्यू निकालना है, तो इसका बेस 1/2 है, इसका भी बेस 1/2 कैसे कर सकते हैं, 1/2 का पावर स्क्वायर कर सकते हैं ना, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 का पावर अल्फा, मतलब अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ से कितना हो गया 2, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ऑलमोस्ट अल्फा इक्वल टू 2। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग देखिए जैसे सब्जेक्टिव में ये बना रहे हैं तो अभी यहाँ पे 2 आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में बनाए तो आसानी से बन गया करके। अब अगर बीटा का वैल्यू निकालना हो तो सेम यही प्रोसेस करेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि बीटा के वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू निकालना हो तो हमको वो वाला कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा जिसमें अल्फा सेम है। तो अल्फा सेम किसमें किसमें है, इसमें है, और इक्वेशन इसमें है और इसमें है। तो आपका इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। अब 1.89 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 1.89 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ये k और 3 इंटू 10⁻⁻2 का पावर अल्फा, ये 2 इंटू 10⁻⁻2 का पावर बीटा अपॉन k आपका 3 इंटू 10⁻⁻2 का पावर अल्फा, और ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 का पावर बीटा, ठीक है। अब देखिए कट करेंगे तो ये आपका कट गया और ये आपका कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। यहाँ बचा क्या, 1 बचा, क्या बचा, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। सर बच्चा लोग जो है ना यहाँ पे 0 का रहता है, 0 नहीं है 1 है, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 बटा 4 इंटू 10⁻⁻2 का पावर क्या हो जाएगा आपका बीटा। कॉमन हो जाएगा, कॉमन पावर है तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ये कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया। तो आपका यहाँ से जो रिएक्शन आया वो 1 इज इक्वल टू 1/2 का पावर क्या हो जाएगा बीटा। हाँ, अब बेस क्या करना है, सेम कर देना है। तो इधर साइड भी आप क्या लिखेंगे, बेस क्या कर देंगे 1/2 कर दीजिए। यदि आप कहेंगे सर इधर तो 1 है, तो भाई 1/2 का पावर अगर 0 कर दें तो ये 1 के बराबर नहीं हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका बीटा, मतलब बीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया आपका 0। तो ये ध्यान रखिएगा जब 0 ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे आपका 1 आएगा, 1 को आपको इस तरह से लिख देना है, मैथ में पढ़ते हैं। तो वैल्यू आपका सी। तो देखिए सब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आपका 5 से 6 मिनट में बना, ऑब्जेक्टिव में हम लोग 1 मिनट में बना लिए। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन आएगा, पिछले साल पूछा भी गया है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए जब आगे बढ़ते हैं तो असर्शन रीजन है। यहाँ पे असर्शन रीजन में क्या है आपका कि द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इतना इज अपियर टू 2। अब देखिए मोलिकुलरिटी क्या होता है, तो आपका जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें अगर एक मॉलिक्यूल है तो मोलिकुलरिटी कितना होगा, मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा 1। अगर 2 मॉलिक्यूल है तो 2, अगर 3 है तो 3, और 3 से ज़्यादा फिर होता नहीं है। तो ये तो सही है। तब क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये जो गिवन रिएक्शन है उसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए ना इसका मोलिकुलरिटी 2 हुआ। इसलिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए तब है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री पे भी डिपेंड करता है, और एलिमेंट्री का भी होता है, कॉम्प्लेक्स का भी होता है। बात सही है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो 1 स्टेप में हो जाए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप रहे, ठीक है, मोर देन 1 स्टेप, चाहे 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, ऐसे करके। तब क्या है, तो ये तो सही है, तो ये असर्शन तो सही हो जाएगा। असर्शन सही है तो ये सही है, ये सही है और यहाँ सही है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज़ नो मीनिंग। हाँ, कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्युलरिटी नहीं, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी का जो वैल्यू होता है ना वो कितना होता है, मॉलिक्युलरिटी का जो वैल्यू होता है ना वो कितना होता है आपका 2 होता है, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका 2 होता है, मैक्सिमम 3 होता है, मैक्सिमम कितना होता है 3 होता है। तो ये नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों सही है, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन जो है ना वो इसका नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉलिकुलरिटी ऑफ द, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। एक रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे H2 अब प्लस Cl2 और बन रहा है 2HCl बन रहा है, ठीक है। चाहे यहाँ पे Br कर दे, Br2 करके HBr बना दे या कुछ भी बना दे, इस रिएक्शन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस इस रिएक्टेंट का। ये क्या हो गया आपका फोटोन, इस सिंबल किसका है, फोटोन का। मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक आपका क्या है, फोटो केमिकल रिएक्शन है, ये फोटो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटो केमिकल रिएक्शन मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है फोटोन के प्रेजेंस में हो रहा है। अब फोटोन के प्रेजेंस में होने वाला हर रिएक्शन क्या होता है आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अब क्यों होता है तो ये वीडियो में डिटेल में दिया हुआ है, उतना नहीं जानना है आपको, बस याद कर लेना है कि जो भी फोटोन के प्रेजेंस में होगा वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, खत्म।
तब यहाँ पे पूछ रहा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए हाफ लाइफ का जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पूछ रहा है, ठीक है, हाफ लाइफ का जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पूछ रहा है। चलिए, अगर रिएक्शन, अगर इंटीग्रेटेड रिक्वेशन की बात करें तो 2.303 अपॉन आपका के लॉग ए नॉट बाई क्या होता है ए, कंसंट्रेशन इनिशियल और फाइनल, यही है। अब हाफ लाइफ पूछ रहा है आपका यहाँ पे जीरो ऑर्डर का। अगर जीरो ऑर्डर का पूछ रहा है तो अब देखिए टी हाफ जो होता है ना, एक ऐसा टाइम जितने में रिएक्टेंट जो है ना वो इनिशियल का आधा हो जाए। तो अब अगर आप जीरो, ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख दिए हम लोग, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख दिए। अगर जीरो ऑर्डर के लिए हमको लिखना हो टाइम का इक्वेशन तो T इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन के, यही होता है। अब है कि टी हाफ की अगर बात करें तो टी हाफ क्या है, इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, एक ऐसा टाइम या टाइम ऑन विच इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स हाफ, ठीक है, इतना टाइम जितने में रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो आधा हो जाए मतलब आपका जब T इक्वल टू आपका T हाफ हो जाएगा तो जो A है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, A नॉट बाई 2। ये डिटेल में वीडियो में और सब अवेलेबल है, यहाँ पे बस हम लोग जो है ना एक बार हल्का सा शॉर्ट में रिव्यू ले रहे हैं ताकि आपको अगर डिटेल में जाना है तो वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका A नॉट बाई क्या बचेगा 2K बचेगा, A नॉट बाई 2K बचेगा, 2 नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। तो टी हाफ जो रिएक्शन है ना अब आपका यही हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया। अब इसको मैच कर लीजिए। अब यहाँ कंसंट्रेशन को ए से ना रिप्रेजेंट करके आर से रिप्रेजेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है, तो ये तो होगा नहीं, आपका ये नहीं है, ये भी नहीं है, आपका क्या है, आपका ये वाला है, तो ऑप्शन डी। अगर यही फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ दे, अगर यही फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ दे तब क्या होगा, तो इसको यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो हम लोग लिख ही दिए हैं। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर पूछ दे तो टी, अगर टी हाफ बन जाए तो ए जो है ना, ए कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, A नॉट बाई 2 हो जाएगा। अब इसी को रख दीजिए इसी इक्वेशन में, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बटा के लॉग ए नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A नॉट बाई 2, तो ये A नॉट से A नॉट कट जाएगा, यहाँ पे 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा के इंटू लॉग कितना हो जाएगा 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा के इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.3। अब इसी को है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जो है ना आपका टी हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा के। ऑलमोस्ट ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का इक्वेशन है जो कि यहाँ पे दिया होता है। चूंकि फर्स्ट ऑर्डर तो पूछ नहीं रहा है, जीरो ऑर्डर पूछ रहा है, तो यहाँ से हम दोनों समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन में, और इसी तरह से आपको कवर करना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है, आसानी से आप कवर कर सकते हैं। बहुत टाइम है, अभी भी 10-15 दिन जो है ना बहुत टाइम होता है, ठीक है। चलिए, तब क्या है कि यहाँ पे लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सही है आपका, ये क्या है आपका इक्वेशन, ये सही है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, तो ये भी सही है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है, रिमेन्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए लगता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। और इसका 2 एग्जाम्पल है, कन्वर्जन ऑफ शुगर और एक आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है, याद रख लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है आपको थ्योरी के रूप में। तब यहाँ पे पूछ रहा है which of the following is not affected by catalyst, affected by catalyst, कौन कैटलिस्ट से अफेक्ट करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता है, कैटलिस्ट से ये करता है। ये एनर्जी जब आप इक्वेशन बनाते हैं ना तो आप यहाँ पे रिएक्टेंट और इस तरह से करके आप रिएक्शन बनाते हैं प्रोडक्ट, और जो यहाँ पे आप दिखाते हैं यही है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। काइनेटिक्स में पढ़िएगा तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी पढ़िएगा, फिजिक्स में पढ़िएगा तो इसी को आप क्या पढ़िएगा, या थर्मोडायनेमिक्स में पढ़िएगा तो इसी को पढ़िएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो अगर कैटलिस्ट, ये एब्सेंस है कैटलिस्ट, ये क्या है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और यही अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट हो जाए तो यही रिएक्शन का जो रेट है ना इस तरह से हो जाता है ऐसे, और ये होता है आपका ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये नहीं होता है। चलिए, लिखा है यहाँ पे आपका बायोकेमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एब्सेंस में रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी इतना। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट दिया हुआ है, अब रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी इतना। अब रेट जो है ना, रेट कांस्टेंट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मिनट इनवर्स है, तो यहाँ पर रेट नहीं है, के का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻⁶ रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट नहीं, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। देखिए हम थोड़ा सा गलत है, एरर है। इफ द सेम रिएक्शन इज नाउ कैरिड आउट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम देन द एक्टिवेशन
एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये नहीं निकलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट, ये कैलकुलेट नहीं होगा। ये आर्हेनियस इक्वेशन से कैलकुलेट होगा आपका इस चैप्टर में, आर्हेनियस इक्वेशन से, ठीक है। ln K2 बटा K1, और आप यहाँ जो लिखते थे ना 2.303 RT आपका क्या होता था 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2, ऐसे करके जो रिएक्शन था आर्हेनियस वाला जो रिएक्शन था ना, वहीं पे सॉरी EA बाई आर, यहाँ पे EA एक्टिवेशन एनर्जी बाई R इंटू टी, सॉरी टी तो यहाँ है नहीं ना, R 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2, आर्हेनियस इक्वेशन। ये जो होता था ना A EA बाई RT, इसी को यहाँ पे डिटेल में इसका कन्वर्जन वगैरह सब दिया हुआ है, इतना कर लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये डाटा क्या है, इनसफिशिएंट है। आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक रिएक्शन है, क्या है आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिखा है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A2। अगर इसका हम लोग रेट कांस्टेंट लिखे तो के A का पावर अल्फा और B का पावर क्या हो जाएगा, बीटा। अब लिखा हो कि A के रिस्पेक्ट में जो है ना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो मतलब यहाँ पे R इक्वल टू के A के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना है आपका 2, ठीक है। और B के रिस्पेक्ट में क्या है आपका जीरो ऑर्डर, मतलब बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 0, तो B क्या हो जाएगा आपका 0। हाँ, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया, हम रेट ऑफ इक्वेशन लिख दिए इस रिएक्शन के लिए। तब क्या है, व्हाट विल द चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होगा अगर कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कर देंगे, A को डबल कर देंगे, B को हाफ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे B का क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका बढ़ा दीजिए घटा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क किससे पड़ेगा, सिर्फ A से पड़ेगा। तो A को जब डबल कीजिएगा ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं R इक्वल टू के A का स्क्वायर, आपको B लेने का जरूरत भी नहीं है। तो R1 कितना हो जाएगा आपका K, और यहाँ पे क्या कीजिए, डबल कर देना है, तो डबल कर दिए। अब डबल कर दीजिए तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4KA का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 यहाँ KA स्क्वायर क्या है, R के बराबर है, तो यहाँ पे R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4R, मतलब इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, रिएक्शन क्या हो जाएगा 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। बी को क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहता तो कंसीडर करते, नहीं तो नहीं करेंगे। इस तरह से आप बनाएंगे। तब है आपको यहाँ पूछ रहा है कि द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दिया हुआ है जिसका हाफ लाइफ आपका इतना और इतना, इन कहा जाए भाई रेडियो एक्टिव है। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है दोनों का, और पूछ रहा है कि कौन जो है ना विच रेडियो आइसोटोप्स वुड हैव द लॉन्गर हाफ लाइफ, किसका हाफ लाइफ ज़्यादा होगा। अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव डीके जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और ये आप रिएक्शन लिख दिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। अगर आप मान लेते सर अगर हमको ये पता ना हो कि रेडियो एक्टिव जो है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तब कैसे पता करते कि फर्स्ट ऑर्डर है, तब यहाँ यूनिट देखिए, यहाँ यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर में ही के का जो यूनिट होता है ना वो सेकंड इनवर्स होता है। यूनिट से भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, ऑलमोस्ट हमारा वीडियो सब बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख लें ऑब्जेक्टिव वाला, या आगे भी आप बने रहें, वीडियो में आपको नज़र आता रहेगा। तब क्या है कि टी हाफ का रिलेशन क्या हो गया आपका, उल्टा रिलेशन हो गया, तो जिसका के का वैल्यू ज़्यादा उसका टी हाफ क्या होगा, कम, और जिसका के का वैल्यू कम उसका टी हाफ का वैल्यू ज़्यादा। तो अब यहाँ पे दो को वैल्यू दिया हुआ 5.63 इंटू 10⁻³ और दिया हुआ है 2.38 इंटू 10⁻²। तो वैल्यू बड़ा कौन है, ये -2 वाला वैल्यू क्या है आपका बड़ा है, और -3 वाला क्या है छोटा है। तो ये वैल्यू छोटा है, तो किसका छोटा है, ये पहला है, तो इसका वैल्यू छोटा है 15 का, किसका है 15 का वैल्यू छोटा है। तो जब 15 का वैल्यू छोटा है तो मतलब उसका के का वैल्यू जब छोटा है ना, तो उसका लाइफ क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। समझ में आया। चलिए ऑलमोस्ट यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है आपका। लास्ट है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इससे तो आसान क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं आएगा, और आएगा पक्का है कि आएगा ही आएगा। ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पावर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ अलग से आप समझाएंगे आपको कि अगर यहाँ पे आपका रिएक्शन दिया हुआ, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज आपके पास एक रिएक्शन दिया रहे, यही रिएक्शन आपको दिया रहे कि A + 2B और क्या बन रहा है, AB2 बन रहा है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो। अब पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा हो, तो आप इस तरह से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे R = K A⁻1
और b का पावर 2। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, चलिए तब क्या हो जाएगा? 1 + 3 हो जाएगा ऑर्डर। लेकिन अब आपका ये रिएक्शन ऑलमोस्ट लिखा हुआ है। क्या हुआ है? लिखा हुआ है। और तब इसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है 1 और b का पावर 1। अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो जब आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहे तो आपको ये इक्वेशन नहीं देखना है, तब इसका रेट सीधा 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। लेकिन अगर नहीं दिया रहे रेट कांस्टेंट, ये रेट लॉ इक्वेशन नहीं दिया रहे, तो आप जो है ना इस तरह से बना सकते हैं। इतना ही है, इतना को तैयार कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन एकदम आसानी से तैयार हो जाएगा। टाइम है आधे घंटे में, ये ओवरऑल आपका है। अब जो बच गया है फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आप देख लीजिए, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लीजिए, आपका अरेनियस का।